गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने की थी द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर था। उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि आपके लोग जो हैं काम करने के लिए, अर्निंग के लिए जिन जिन सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने उसका बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड एंड द बेसिस ऑन ऑनरशिप पे किया था। फर्स्ट जो हम लोगों ने नेचर ऑफ द एक्टिविटी किया था उसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे काम करेगा, लोग जो इसके अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, जिन लोगों को जॉब मिलती हैं, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या बेनिफिट वो लोग लेते हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात की ऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज नाम से ही पता लग रहा है कि जैसे कोई एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगी। क्लियर? ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से मैनेज वे में वो काम कर रही है। लाइक दिस सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहली बात, जब भी हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं वो आपको रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के अंडर। गवर्नमेंट में उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है क्योंकि उसको सारी जो भी चीजें होंगी उसके ऊपर गवर्नमेंट की पूरी तरह से नजर होगी, गवर्नमेंट के सर्वेलेंस में होगा। द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर। जो भी आपके वहां पर जॉब करने वाले लोग होंगे उनकी जो टर्म होगी वो रेगुलर होगी, वो रेगुलर बेसिस पे वहां पर काम करेंगे। कहाँ? ऑर्गेनाइज सेक्टर की जब हम बात करते हैं। देन बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट आर फॉलो। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब की बात करते हो, वहां पर फैक्ट्री एक्ट क्या कि आप मिनिमम 14 ईयर से पहले किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते। उस छोटी उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जा सकता। मिनिमम वेजेस जो आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इतनी वेजेस किसी एक पर्सन को देनी ही है, वो वेजेस का पूरा ख्याल आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा जाता है। द एम्प्लॉय गेट्स। अब जब यहाँ इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, जैसे फिक्स वर्किंग आवर्स। उनके वर्किंग आवर्स क्या है? फिक्स है। जो भी उनके टाइमिंग होते हैं 9 to 5, 10 to 5, आपका जितने भी 8 आवर्स की जॉब होगी वो उनकी पूरी फिक्स होगी वर्किंग आवर्स की। पेड लीव, उनको क्या मिलेगी? लीव मिलेगी, जिसके बदले में उनके पैसे डिडक्ट नहीं होंगे, उनकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। हेल्थ फैसिलिटीज में भी उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ इश्यूज आ जाए, वो भी सारी फैसिलिटी आपको कौन देगा? आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको देगा। जॉब सिक्योरिटी, उसकी जॉब चली जाएगी, उसको ऐसी कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होती, वो पूरी जॉब सिक्योरिटी के साथ काम करता है। पीएफ मिलेगा, हाउस रेंट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें कौन दे रहा है? आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर दे रहा है। जैसे हम बात करते हैं इसके एग्जांपल क्या होंगे, आपके बैंक्स की बात करेंगे, स्कूल्स की बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, इसके ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल होंगे। अदर साइड जब हम चलते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा? गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होगा, गवर्नमेंट ने उसको रजिस्टर्ड नहीं किया होगा, वो किसी भी ऐसे इंडिविजुअल का एक सेक्टर होगा। द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर। क्या होगा? जो भी इसमें काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे उनकी जॉब रेगुलर नहीं होगी। मालिक का जब दिल करेगा उसको क्या कर देगा? अपनी जॉब से निकाल देगा। नो सच बेनिफिट। जो बेनिफिट यहाँ पर मिल रहे हैं वो कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं होगा। मोस्टली इस सेक्टर में जो भी लोग जॉब करते हैं वो कौन है? इलिटरेट लोग हैं, और वो इस कंडीशन में नहीं होते कि अपने मिनिमम वेजेस के लिए बार्गेनिंग करें या अपने फिक्स वर्किंग आवर्स के लिए बात करें। वो लोग अपने राइट्स के लिए अवेयर भी नहीं होते। इसका एग्जांपल क्या है? शॉप वर्कर्स, जो भी फैक्ट्रीज में कह रही हूँ, जो भी आपकी किसी दुकान पे काम करने वाले होते हैं, छोटे बच्चे काम करते हैं, ढाबा के ऊपर देख लेते हो आप, कोई ना कोई छोटू काम कर रहा होता है। आपके घर की मेड जो होती है वो सारी क्या है? आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ये था आपका पीपल आर एम्प्लॉयड। कैसे? जिन सेक्टर्स में लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, जिन सेक्टर में लोग जॉब करते हैं, उनकी बात की तो अपने पास दो तरह के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर हम बात करते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे। आप जहां पर जॉब कर रहे हो उसका मालिक कौन है, उसको लुक आफ्टर कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, वो किस बेसिस पे? ऑनरशिप के बेसिस पे। तब आपके पास दो सेक्टर्स आएंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर नाम से ही पता लगता है कि इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलेगी, गवर्नमेंट इसके बारे में बात करती है। इट इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल भी कौन कर रहा है? आपकी गवर्नमेंट। मैनेज भी कौन कर रहा है? आपकी गवर्नमेंट। द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। जो आपका पब्लिक सेक्टर है कभी भी खुद के वेलफेयर के बारे में बात नहीं करेगा, वो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन के वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है, उनके लिए ही काम करेगा। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं आज? आपके हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट किसके बारे में बात कर रही है? आपके कोविड-19 से निपटने के लिए सारे काम वो खुद से सारी फैसिलिटी दे रही है। दिस सेक्टर प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड। ये सेक्टर आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, हेल्थ फैसिलिटी दे रहा है, फूड दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। कैसी? आपकी कंट्री में रुकने के लिए आपको पब्लिक सेक्टर ने उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। सेक्टर्स क्या आएंगे इसके अंदर आपके? जैसे इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे किसी की नहीं होती, वो गवर्नमेंट की होती है, तो उसको कंट्रोल किया। अभी अपनी कंट्री में क्या था? रेलवे का प्राइवेटाइजेशन के लिए बात कर रहे थे लोग, इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इंडियन रेलवे की बात करते हैं, बीएसएनएल की बात करते हैं, सब क्या है? पब्लिक सेक्टर के पार्ट है। फिर बात की हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर कौन कंट्रोल करेगा? या तो कोई एक इंडिविजुअल करेगा, या ग्रुप ऑफ पीपल करेंगे, या कोई एक फर्म होगी जो इस प्राइवेट सेक्टर को रन करेगा। मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये सेक्टर किस लिए काम कर रहा है? उसको अपना प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना उसका प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है वो उस प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ना कि किसी के वेलफेयर के लिए काम करेगा। प्रोवाइड द कंज्यूम गुड्स ऑफ द पीपल। वो क्या कर रहा है कि वो जो उसका प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बेस्ट करने की कोशिश करेगा ताकि उसके कस्टमर इंक्रीज हो, ना कि किसी और के वेलफेयर के लिए भी वो काम करेगा। जैसे रिलायंस, टिस्को कंपनी की बात करते हैं, आपके जियो की बात कर ली। जियो क्या करता है? बेस्ट नेटवर्क देने की कोशिश करता है, किसके लिए? ताकि उसके कस्टमर इंक्रीज हो, ना कि वो बीएसएनएल के नेटवर्क को ठीक करने की बात करता है या बीएसएनएल के वर्कर्स की बात करता है। इन तीनों चीजों को देखने के बाद आपको पता लग गया कि अगर तीनों ही आपकी इकोनॉमी के क्या है? सेक्टर्स हैं जिससे लोग अर्निंग करेंगे। जब ये तीनों सेक्टर मिलके काम कर रहे हैं तब क्या है? आपकी कंट्री की जीडीपी में हेल्प कर रहे हैं। तो वो कहाँ से? आपके प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। फिर आपकी जीडीपी की जब बात हुई तो ये सेक्टर्स इन्वॉल्व हुए, फिर आपके पब्लिक ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हुए, कंट्री की जीडीपी में हेल्प की। फिर हम लोगों ने बात करनी स्टार्ट की कि जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या है? आने वाले टाइम में टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ करना बहुत जरूरी है, उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जब अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, ग्लोबल लेवल पे कोई काम करना है, तो जब हम अपने टर्सरी सेक्टर को डेवलप करेंगे तभी जाकर वो सब कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच।